वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 2। तो इस चैप्टर में हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मैप पे फोकस करते हैं। ये मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर एंड औरंगजेब दिखा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन से लेके सेंट्रल इंडिया का भी काफी भाग तक मुगल्स के कंट्रोल में आ गया था। नीचे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अहमदनगर तक, और इधर ईस्ट साइड में देखें तो बंगाल उड़ीसा सारा, और नॉर्थ वेस्ट में तो काबुल कांधार तक, यानी कि अफगानिस्तान तक पूरा, और ईरान तक कब्जा था मुगल्स का। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन पढ़ते हैं, यानी कि कैसे एक राजा से दूसरा राजपाट दिया जाता था। तो मुगल्स जो है वो प्राइमोजेनिचर पे विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको पूरा राज नहीं दिया जाता था पिता का, बल्कि वो लोग एक मुगल और तिमूरिद डायनेस्टी का अलग ही कस्टम था, जिसको वो लोग कहते थे कॉपर सेनेटरी इनहेरिटेंस। इसका मतलब कि सभी बेटों में इक्वली उसको बांट दिया जाता था इनहेरिटेंस, और इनहेरिट करते थे सारे बेटे एक साथ, और सारा को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था, और उसी हिसाब से। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उनके मुगल्स के काफी रिलेशन थे अदर रूलर्स के साथ भी। देखिए कई रूलर्स तो खुद ही उनका अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि मुगल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। इसलिए कई राजपूत रूलर्स वॉलेंटरली ही खुद से उनके शरण में आ गए थे, ताकि उनको लड़ना भी ना पड़े और वो लोग आराम से अपने हिस्सा पे राज कर सके। और कुछ राजपूत के इतने अच्छे रिलेशन थे कि मुगल्स के यहाँ शादी भी होने लगा था। जैसे कि अगर आप जहांगीर की मदर को देखें तो वो भी एक राजपूत थी, या फिर शाहजहां की मदर को देखें तो वो भी एक राजपूत थी। तो काफी राजपूत से भी फैमिली रिलेशन हो गया था मुगल्स का। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग, सारे राजपूत रूलर वॉलंटरी मान ही गए थे, कई रिफ्यूज भी किए थे, जैसे सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। तो उनको मुगल्स ने हरा दिया, मगर एक बार जब वो हार गए तो फिर वो उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट किए, उनको इंसल्ट नहीं किए। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो लोग अपना इजिली वतन दे दिए, यानी कि लैंड। जैसा वतन अभी हम लोग अपने देश को कहते हैं, वैसे ही वतन लैंड को कहा जाता था। और असाइनमेंट यानी कि वतन जागीर भी बैक कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि एक केयरफुल बैलेंस बना के चलते थे मुगल्स, कि अगर किसी को हराएंगे भी तो इंसल्ट नहीं करेंगे। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं किए थे। औरंगजेब जो है वो शिवाजी को इंसल्ट किए थे, तो इसके बाद उनको इसका कंसिक्वेंस भी उठाना पड़ा था। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है, यह याद होना चाहिए आप लोगों को कि मनसबदार क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम क्या था, और जागीरदार क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक तुर्किश नोबल का स्मॉल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग तुरानीस कहते थे, वो लोग एक्सपैंड कर गए थे ईरान, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, ये सभी ग्रुप में। और कुछ एक मुगल सर्विस को ज्वाइन किए थे, जिनको वो लोग मनसबदार कहते थे। एक्चुअली मनसबदार एक वो इंडिविजुअल होता था जो कि कोई मनसब होल्ड करता था, यानी कि कोई पोजीशन या फिर रैंक होल्ड करता था मुगल्स के ग्रेडिंग सिस्टम में। और ये बेसिकली तीन चीज फिक्स करता था, पहला तो रैंक, दूसरा सैलरी, तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपका रैंक कितना ऊंचा होगा या फिर सैलरी कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता था आपके जैट पे, यानी Z80। जैट जो होता था वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होता था। अगर आपका जैट ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रेस्टिजियस सिस्टम में आप थोड़ा ज्यादा ऊपर रैंक होल्ड कीजिएगा, ज्यादा सैलरी होगा आपका, और पोजीशन भी हाई होगा कोर्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक सवार होता था, जिसको हम लोग कैवलरी मैन भी कहते थे, यानी कि चलाने वाला। तो सवार तो जाहिर बात है कि कुछ चलाने वाला ही कहलाएगा। उसके बाद वो लोग जो घोड़ा का गाड़ी चलाते होंगे, वो लोग के घोड़ा को ब्रांड भी किया जाता था, और उसके बाद वो लोग को सैलरी भी मिलता था सवार को। तो ये भी एक की टर्म है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे आप जैट रैंकिंग देख सकते हैं कि 5,000 के ऊपर जो लोग थे वो लोग का रैंक काफी हाई माना जाता था कंपेयर टू 1,000। और अकबर के रेन में 29 मनसबदार थे, जिनका 50,000 5,000 जाट था। जबकि औरंगजेब के समय में मनसबदार की संख्या 79 हो चुकी थी, तो उनका मिलिट्री स्पेंडिंग भी इसका मतलब बहुत ज्यादा था। फिर मनसबदार को सैलरी भी मिलता था रेवेन्यू के तरह ही, रेवेन्यू असाइनमेंट के तरह, जिसको हम लोग जागीर कहते थे, यानी कि उनकी सैलरी को ही जागीर कहा जाता था। विच वेयर समवॉट लाइक इकताज। इकताज आपको याद होगा, जो कि एक इस्लामिक प्रैक्टिस था टैक्स का, लैंड से रिलेटेड।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुक्ति के अनलाइक मनसबदार को जो है वो डिसाइड करने नहीं मिलता था या फिर एडमिनिस्टर करने नहीं मिलता था जागीर को। और वो लोग को बस जो वो लोग के सर्वेंट कलेक्ट करते थे जितना पैसा, बस वो लोग पे उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार था, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं था जागीर पे। और मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो लोग खुद ही सर्व करते थे अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में। औरंगजेब के काल में क्या हुआ कि ऐसे तो क्या होता था कि जागीर जो होते थे अकबर के काल में, वो लोग रेवेन्यू रफली सेम ही रखते थे जो कि मनसबदार का एक सैलरी होता था। लेकिन ऐसा केस बाद में नहीं रह पाया क्योंकि एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उससे कम ही सम दिया जाता था औरंगजेब के काल में। और इससे क्या होता था कि कई मनसबदार जो होते थे उनको ह्यूज इंक्रीज बढ़ जाने से क्या हुआ कि काफी वेट करना पड़ता था जागीर मिलने में, और इससे शॉर्टेज हो गया नंबर ऑफ जागीर में। और कई जागीरदार जो थे वो लोग जितना रेवेन्यू हो सकता था उतना वो लोग लेना चाहते थे जब वो लोग जागीर होते थे। तो, उससे फिर क्या हुआ कि औरंगजेब कंट्रोल खो दिए अपने अंतिम ईयर में और बहुत ज्यादा सफर किए। फिर अगर हम लोग बात करें जब्त और जमींदार का, तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स मुगल्स का था जो टैक्स वो लोग पीजेंट्स पे लगाते थे यानी फार्मर्स पे। और वो लोग डायरेक्ट तो देते नहीं थे, वो लोग जो रूरल एलिट थे जैसे कि हेडमैन या लोकल जो चीफ्टेन थे उनके माध्यम से देते थे। और वो लोग को जमींदार कहा जाता था। जमींदार अभी भी पाए जाते हैं। तो जो सबसे बड़े लैंड लॉर्ड होते थे वही जमींदार होते थे, तो उन्हीं के थ्रू टैक्स दिया जाता था। और उसके बाद जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, वो जब्त सिस्टम शुरू किए जो कि एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम था। इसमें क्या हुआ था कि टैक्स को फिक्स कर दिया गया था हर क्रॉप के लिए, और रेवेन्यू सर्कल में बांट दिया गया था हर प्रोविंस को। हालांकि कुछ प्रोविंस जैसे कि गुजरात और बंगाल में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद उसके अलावा बाकी हर जगह सर्वे करके उसको रेवेन्यू सर्कल में बांट दिया गया था, और हर हर क्रॉप पे एक स्पेशल टैक्स फिक्स कर दिया गया था। आगे चल के क्या हुआ कि ये मुगल्स के लिए ही प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जमींदार जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और कभी कभी तो वो रेबेल करने लगे मुगल्स के ही खिलाफ। और कभी कभी क्या होता था कि जो फीजेंट्स होते थे वो सेम कास्ट के निकल जाते थे जो जमींदार के कास्ट के थे, तो वो लोग मिल के ही मुगल के खिलाफ रेबेलेशन कर देते थे। इसी कारण आगे चल के 17वीं सेंचुरी में काफी सारा फीजेंट रिवॉल्ट हुआ। फिर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना ही चाहिए कि अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा लिखे थे। और ये जो अकबरनामा था ये 3 वॉल्यूम में था। और थर्ड वॉल्यूम जो था उसको कहा जाता था एन ए अकबरी, जिसमें अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी ऑफ एम्पायर, ये सब के अलावा एकदम रिच स्टैटिक्स डिटेल के साथ साथ उनका क्रॉप यील्ड, प्राइस, वेज, रेवेन्यू सब कुछ को एकदम अच्छा से लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि हु रोट अकबरनामा, तो अबुल फजल आंसर होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।